वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में बने रहते हैं उन टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि उस टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो आपका कितना तैयार हो रहा है और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट अफेयर अभी कितना मजबूत है, इसको आसानी से इस प्रोग्राम के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम फिर बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में आकाशीय बिजली गिरने से सर्वाधिक मृत्यु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। कथन दूसरा, गृह मंत्रालय की आपदा सूची में इसे सर्वाधिक गंभीर आपदा माना गया है। अब ए विकल्प कहता है कि दोनों कथन सही हैं, बी विकल्प कहता है कि दोनों कथन गलत हैं, सी विकल्प कहता है केवल एक सही है और डी कहता है केवल दो सही है। अब आपके सामने ए बी सी डी के रूप में चार विकल्प हैं और इसी में से किसी एक को आपने ऑप्ट कर लिया होगा, अर्थात आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो सही बात है, भारत में आकाशीय बिजली गिरने से जो सर्वाधिक मृत्यु होती है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। अगर देखा जाए तो मध्य भारत और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें क्या होता है, जब अरब सागर की शाखा मानसून की आती है तो अचानक जब वर्षा होती है तो आपको पता है अचानक अधिक वर्षा जब होती है तो उसमें बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं, आकाशीय बिजली की घटनाएं होती हैं। इसी के कारण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक आकाशीय बिजली गिरने से घटनाएं या मृत्यु होती हैं। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि गृह मंत्रालय की आपदा सूची में इसे सर्वाधिक गंभीर आपदा माना गया है, ऐसा नहीं है। दरअसल गृह मंत्रालय की आपदा सूची में आकाशीय बिजली गिरने की घटना को आपदा ही नहीं माना गया है। इसी के कारण यदि किसी की मृत्यु या किसी को इससे जो है कि नुकसान होता है तो उसको जो आपदा सूची के तहत जो फंड बनाया गया है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति की आपदा की वजह से मृत्यु होती है तो उसको जो मुआवजा दिया जाता है वह मुआवजा आकाशीय बिजली गिरने से नहीं मिल सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की आपदा सूची में इसे आपदा के रूप में ही नहीं माना गया। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि कथन केवल एक सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा सी, केवल एक सही है। आई होप आपने भी इसी को ऑप्ट किया होगा। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आकाशीय बिजली के संदर्भ में अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, दुनिया में हर सेकेंड 40 बार बिजली गिरती है। बी कथन कहता है जिन लोगों पर बिजली गिरती है उनमें से 90% लोग बच जाते हैं। सी कथन कहता है बिजली गिरने का जो डर है इसको एस्ट्राफोबिया कहा जाता है। डी विकल्प कहता है कि बिजली का जो तापमान, जो बिजली गिरती है उसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। अब ए बी सी डी के रूप में जो चार कथन दिए गए हैं इसमें से कोई एक कथन है जो असत्य है, उसी का आपको चयन करना है। बहुत इजी प्रश्न है। सही बात है, अगर देखा जाए तो दुनिया में हर सेकेंड किसी न किसी हिस्से में बिजली गिर रही होती है और एक सेकेंड में 40 बार बिजली गिरती है। ये जो बिजली गिरती है वह एक सेकेंड के बहुत ही छोटे हिस्से में गिरती है और छोटी बड़ी बहुत संख्या में बिजली गिरती है, लेकिन हम उसी को मॉनिटर करते हैं जो पृथ्वी पर गिरती है और जिससे जनधन की हानि होती है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में हर सेकेंड 40 बार बिजली गिरती है, बिल्कुल सही फैक्ट है। दूसरा, जिन लोगों पर बिजली गिरती है उनमें से 90% लोग बच जाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो है वह विकलांग हो जाए या कोई सी प्रकार की अन्य दुर्घटना उनके साथ हो जाए। लेकिन हाँ, अगर समय रहते उनको हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं या फिर जो बिजली गिरती है उस शरीर के किसी एक हिस्से में गिरती है तो उससे बचने के भी चांसेस रहते हैं। क्योंकि बहुत कम समय के लिए बिजली गिरती है, इसलिए इसमें जो है कि मृत्यु बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन भारत में मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है और हर साल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई हजार लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से होती है, जबकि विकसित देशों में देखा जाए तो इस जो संख्या है वह 30 से 40 के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो बी विकल्प है वो सही लिखा हुआ है। और तीसरा जो विकल्प है कि एस्ट्राफोबिया, बिजली गिरने का डर है, ये भी सही है। जो यह डी विकल्प है यह गलत है। इसमें लिखा है कि जो बिजली गिरती है उसका
तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है? नहीं, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है उससे 5 गुना, अर्थात उस सतह के सूर्य की सतह से 5 टाइम ज्यादा जो है कि इसका टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से यहां पे बराबर लिखा है, जबकि जो बिजली गिरती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों जो है कि किलोवाट में होता है। इसी के कारण ये जो डी विकल्प है गलत है, और हमें क्या करना था? असत्य कथन का ही तो चयन करना था, तो डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वह है कि वैंक्योर के पास हाल ही में 1 करोड़ से अधिक समुद्री जीवों की मृत्यु हो गई थी, निम्न में से कौन से कारणों की वजह से ऐसा हुआ था? वैंक्योर, आपको लोकेशन तुरंत याद आ जाना चाहिए क्योंकि इस पर हमने बहुत अच्छे डिटेल से बात की थी। तो ये जो घटना हुई थी इसमें कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से 1 करोड़ से अधिक, और 1 करोड़ लिखा है इसमें तो 100 करोड़ से अधिक एक्चुअली जो है कि वहां पर समुद्री जीवों की मृत्यु हो गई थी। तो कारण दिए गए हैं आपके पास 4। पहला है हीट डोम, दूसरा है सागरी जल का तापमान, तीसरा है ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में आग, और चौथा है हीट वेव। और आपके पास ए बी सी डी के रूप में विकल्प हैं कि सभी इसके लिए उत्तरदायी थे। बी विकल्प कहता है 2 3 4, सी कहता है 1 और 2, डी कहता है 2 और 3। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा कि वैंक्योर के पास जो अभी बहुत बड़ी संख्या में समुद्री जीव की मृत्यु हुई थी उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो उसके पीछे जो चारों कारण दिए गए चारों थे, अर्थात कनाडा का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पे हीट डोम बना था, इसके वजह से स्थलीय भाग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, और स्थलीय भाग में जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उसका जो प्रभाव है वो कोस्टल एरिया में भी बढ़ा, और कोस्टल एरिया में टेम्परेचर जब बढ़ा तो उससे निकटवर्ती जो समुद्र है उसका भी टेम्परेचर बढ़ गया, और उसकी वजह से जो समुद्री जीव है वो उबल कर मर गए। और इसी के साथ साथ सागरी जल का तापमान तो बढ़ा ही था, और ब्रिटिश कोलंबिया ये वैंक्यूअर के पास ही है, और यहाँ के जंगलों में आग लगने की वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हुई, जिसके वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सागर का टेम्परेचर भी बढ़ा, और हीट वेव जहां भी चलती है उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह जो वैंक्यूअर के पास एक घटना हुई थी उसके लिए जो यह विकल्प दिए गए हैं सभी इसमें थे और शामिल थे, इसलिए हम इसको ऑप्ट करेंगे आंसर के रूप में ए विकल्प को। तो ए क्या होगा? सभी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कोविड-19 महामारी की वजह से जो लोग गरीब हुए हैं उनमें से 60% भारतीय हैं। दूसरा कथन, कोविड-19 के कारण भारत के मिडिल क्लास में 3.2 करोड़ की कमी आई है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी के रूप में आपके पास विकल्प दिए गए हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है और केवल 2 सही है। इजी प्रश्न है, इजी इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के महामारी का ये जो प्रभाव है यह जो है कि एक ऐसा फेज बनता जा रहा है जिसको आने वाले समय में लिखा जाएगा कि कोविड से पहले की चीजें और कोविड के बाद की चीजें, इतना बड़ा यह जो है कि परिवर्तन का काल है। तो इसके संदर्भ में सही बात है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से पूरी दुनिया में गरीबी जरूर बढ़ी है, लेकिन सर्वाधिक इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया है वो भारत की बड़ी आबादी पर देखा गया है, और जितने लोग दुनिया में गरीब हुए हैं उसमें से 60% जो है कि इंडियन लोग हैं। अब उसके बाद दूसरा जो कथन है कि ये जो हमारे यहाँ अधिक गरीबी बढ़ी तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास क्या हो गया, लोअर क्लास में शिफ्ट हो गया, और इसी के कारण कई रिसर्च ये बता रही हैं कि 3.2 करोड़ जो मिडिल क्लास के लोग थे वह जो है कि अब गरीबी की रेखा के पास आ गए हैं, अर्थात मिडिल क्लास से लोअर क्लास में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से दोनों कथन क्या है, सही है। आंसर होगा हमारा ए, दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में के सेफ रिकवरी की व्याख्या निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? के सेफ रिकवरी बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बन सकता है आने वाले प्रश्न में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला विकल्प है कि के सेफ रिकवरी को जो डिनोट करने लिखा गया है ये विकल्प, अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बाद गिरावट की अवस्था। बी विकल्प कहता है अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर में सकारात्मक ग्रोथ जबकि कुछ सेक्टर में गिरावट। सी विकल्प कहता है कि विनिर्माण क्षेत्र में गति तथा शेयर बाजार में गिरावट। डी विकल्प कहता है प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ और द्वितीय क्षेत्र में गिरावट। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी के रूप में यह जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसको आप ऑप्ट करेंगे जो के सेफ रिकवरी की सही व्याख्या कर सकता है। तो इजी प्रश्न है, इजी इस वजह से है क्योंकि ये इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, अर्थात जब क्या होता है अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर में जो है कि हमें जो है कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है जबकि कुछ सेक्टर में निगेटिव, जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं कुछ सेक्टर में अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम देखें तो होटल वाला जो
क्षेत्र है, इसी के तरह जो है कि हमारे अन्य जो सर्विस वाले सेक्टर हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो हैवी इंडस्ट्रीज वाले क्षेत्र हैं उसमें भी गिरावट देख रही है। और जो एमएसएमई हैं अर्थात जो लघु मध्यम उद्योग वाला सेक्टर है विनिर्माण का, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो हमारा कपड़ा उद्योग है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बहुत से सेक्टरों को काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत से सेक्टर में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही। के को ध्यान से देखिए, के में आप देखते हैं ऊपर एक क्या है, लाइन है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर की ओर गई है। तो दरअसल यह जो संरचना है कि अर्थात एक तरफ का भाग कुछ ऊपर उठ रहा है, तो अर्थव्यवस्था में जब कोई 2-3 सेक्टर या कुछ भी कितने भी सेक्टर ऊपर की ओर जाएं और कुछ सेक्टर नीचे की ओर जाएं, तो इसको हम बोलते हैं के शेप रिकवरी। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला जो प्रश्न है वो बहुत फैक्चुअल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके विषय में कई आर्टिकल इस समय लिखे जा रहे हैं। तो आपके पास विकल्प है 84, 94, 64 एंड 54। तो सही आंसर है इसका बी 94। अर्थात वैश्विक भूख सूचकांक जो 107 देशों में तैयार की गई है उसमें पता चलता है कि भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। इवन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी खराब स्थिति हमारे यहाँ बताई गई है। और ये पता चलता है कि भारत में कोविड के कारण जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उसके वजह से कैसे गरीबी जो है कि भुखमरी में कन्वर्ट हो रही है। और खासकर जो ट्राइबल्स वाले क्षेत्र हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो डेली जीवन यापन करके कमाते थे, खाते थे, जो छोटे मोटे जो है कि जगहों पर मजदूरी करते थे, उन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और कई रिपोर्ट ऐसी बताती हैं कि भारत में कई लोग ऐसे हैं, कई लोग का मतलब बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि एक टाइम भोजन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें जो सही आंसर है वह 94, अर्थात भारत की स्थिति काफी खराब इसमें बताई गई। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लूमफाउंटेन है। दूसरा बी विकल्प कहता है लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है। सी विकल्प कहता है दक्षिण अफ्रीका भारत और बोलीविया के बाद तीसरा बड़ा बहुभाषी देश है। डी विकल्प कहता है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल की सजा देने के कारण यहां पर दंगा हो रहा है। अब आपको बताना है कि आखिर ए बी सी डी के रूप में कौन सा कथन गलत लिखा गया है। आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, ब्लूमफाउंटेन है, केप टाउन है। तो ये जो न्यायिक राजधानी है ब्लूमफाउंटेन है, बिल्कुल सही है। और जो लेसोथो एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि स्वतंत्र देश के रूप में है और ये दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है। इसको मैंने आपको जब एक टॉपिक बताया था तो मैंने इसका लोकेशन भी आपको दिखाया था। तो दोनों विकल्प सही हैं। तीसरा जो विकल्प है ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो है कि कई तरह के लोग रहते हैं, एशिया से आए हुए लोग रहते हैं, गोरे लोग भी रहते हैं, अश्वेत लोग भी रहते हैं और इसके वजह से यह बहुभाषी देश बन जाता है। और भारत और बोलीविया के बाद ये तीसरा बड़ा बहुभाषी देश है। सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है जुलू भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से सी विकल्प भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी विकल्प गलत है। और डी इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें लिखा है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जैकब जुमा नहीं है बल्कि नेल्सन मंडेला थे। तो आपको पता है जो नेल्सन मंडेला थे वह क्या थे, पहले यहाँ के अश्वेत राष्ट्रपति थे। और जो जैकब जुमा है ये चौथे राष्ट्रपति हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी न्यायिक जो है अवमानना के कारण इनको 15 माह की जेल हुई है और उसके बाद यह जो देश है हिंसा की लपेट में है। तो इस तरह से हमें पता चला डी विकल्प क्या है, गलत है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन कौन डिसलेक्सिया से पीड़ित रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे जो भी बच्चा पीड़ित होता है उसको जो अक्षर होते हैं वो चलते फिरते नजर आते हैं, उसको जो है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, साहित्य भाषा या ग्रामर की चीजें उसको बहुत कठिन होती हैं और उसकी जो रुचि होती है वो पढ़ाई में कम होती है। तो इस तरह से यह जो डिसलेक्सिया है यह क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो लगता है कि जो है कि यह बच्चों को मंद बुद्धि वाले बच्चों को होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने जितने नाम दिए गए हैं एक्चुअली वह सभी लोग इसके शिकार रहे हैं। तो आंसर मैंने आप बता दिया डायरेक्ट, प्रश्न आप जो है कि खुद पढ़ लीजिए। तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन जो है कि डिसलेक्सिया के शिकार रहे हैं। तो देखिए जो नाम दिए गए हैं चारों ऐतिहासिक नाम है और ये सभी लोग डिसलेक्सिया के शिकार रहे हैं। बावजूद इन्होंने क्या किया है, इतिहास रचा है। इसका मतलब कोई बच्चा अगर बचपन में कुछ चीजों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो इसका मतलब उसका आईक्यू कमजोर होना नहीं है, बल्कि क्या है, उसको एक बीमारी है जिसमें अक्षर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वह किसी चीज को जो है कि समझ नहीं पा रहा, सभी अक्षर एक जैसे लगते हैं, उसको ग्रामर कठिन लगती है, मैथ्स के अक्षर कठिन लगते हैं, उसको कविता मुहावरे याद करना कठिन लगता है। ये सब क्या है, डिसलेक्सिया के लक्षण।
तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है पश्चिमी यूरोप के संदर्भ में कथन और कारण पर आपको विचार करना। पहला कथन, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और मौसम सुहावना रहता है। कारण कहता है कि समुद्री प्रभाव और पछुआ पवन का प्रवाह यहाँ के मौसम को सुहावना और आर्द्र बनाता है। फिर से ध्यान दीजिए, कथन कह रहा है यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और मौसम सुहावना रहता है। कारण है कि समुद्री प्रभाव और पछुआ पवन का प्रवाह यहाँ के मौसम को सुहावना और आर्द्र बनाता है। अब आपके पास जो विकल्प हैं वो बहुत सटीक हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण क्या कर रहा है, कथन की सही व्याख्या करता है, ये विकल्प ए कह रहा है। बी विकल्प कहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। सी कहता है केवल कथन सही है और डी कहता है केवल कारण सही है। तो इसको आपने डिसाइड कर लिया होगा, इस पर हमने जो है कि कल ही वीडियो में बात की थी। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ए है। सही बात है, जो पश्चिमी यूरोप का जो कोस्टल सागरी वाला क्षेत्र है वहां पर जो ओशन है उसमें क्या होता है, जो ओशन का प्रभाव है यहाँ की जलवायु पर दिखाई देता है। इसी के कारण उस ओशन का टेम्परेचर हमेशा लगभग ऐसा रहता है कि उस पर से जो हवाएं आती हैं वो इतनी गर्म होती हैं, आर्द्र होती हैं कि उनसे वर्ष भर वर्षा होती है। और जो पश्चिमी यूरोप की लोकेशन है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया भी था इस टॉपिक पर बात करते हुए, वह क्या है, ऐसी जगह पर है जहां पर पछुआ पवनें वर्ष भर चलती हैं। इसी के कारण यहां पर ऐसा होता है। तो सही आंसर क्या है आपका, विकल्प क्या होगा, ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या कर रहा है, कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, गिरावट वृद्धि जारी होती रहती है तथा इसके बाद तेजी आती है, यह निम्न में से किस प्रकार की रिकवरी की पहचान है। अब आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था में क्या आता है, गिरावट आती है, गिरावट और वृद्धि जारी रहती है तथा इसके बाद तेजी आती है। ये किस जो है कि रिकवरी को बता रहा है, किस शेप की रिकवरी को बता रहा है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, यू आकार। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यू में क्या होता है, अचानक अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, फिर ये गिरावट और वृद्धि जारी रहती है धीरे धीरे, और फिर क्या होती है, अचानक तेजी इसमें आती है। तो ये जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, यू आकार। जो भी आकार है उसमें क्या होता है, गिरावट की जो अवधि होती है काफी कम होती, तो यू और भी में ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, यू और भी में क्या है, गिरावट हुई और फिर तेजी से वृद्धि हुई। यू में क्या हुआ, गिरावट हुई, गिरावट और वृद्धि चलती रहती है थोड़े समय तक और फिर तेजी आती है। डब्ल्यू आकार में देख ही रहे हैं कि उसमें क्या होता है, गिरावट आई फिर वृद्धि हुई, फिर गिरावट आई फिर वृद्धि हुई, ऐसा होता है। और जेड आकार में क्या होता है कि यह बताता है कि अब अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी संतुलित होगी। अगला जो प्रश्न है वह है स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह विकल्प कहता है यह केवल लोकसभा में सार्वजनिक महत्व के मामले के संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए लाया जाता है। बी विकल्प कहता है इसमें सरकार की निंदा भी हो सकती है। सी कहता है इसे स्वीकार करने के लिए 25 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। डी कहता है इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति पूर्ण रूप से पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अब इसमें से कौन सा सत्य कथन है ये आपने डिसाइड कर लिया होगा। इसमें जो सी विकल्प लिखा है कि इसे स्वीकार करने के लिए 25 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता, नहीं 25 नहीं 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। बाकी जितने विकल्प हैं सही है, इसको सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार का ध्यान तुरंत आकर्षित करवाना जरूरी होता है उसको मामले को उठाया जाता है। इसमें सरकार की निंदा भी हो सकती है, जैसा कि अभी कुछ समय बाद मॉनसून का जो सत्र है इसमें जो है कि एक जो है कि स्थगन प्रस्ताव जो है कि किसानों के मुद्दे पर लाने की बात की जा रही। तो इस तरह से हमें असत्य कथन का चयन करना था और वह था हमारा सी विकल्प। अगला जो प्रश्न है वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान किसी मुद्दे पर लाने के लिए इसे लेकर आता है। दूसरा कथन है इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों जगह लाया जा सकता है। तो अब आपको ऑप्ट करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आंसर इसका है कि दोनों कथन सही है, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। और जब संसद के किसी सदस्य को लगता है किसी खास मंत्री का ध्यान तुरंत इस मुद्दे पर लाया जाना है तो उसको कहता है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इसी को बोला जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और यह क्या होता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, इसलिए आंसर होगा ए। अगला जो प्रश्न है वह है डॉपलर राडार के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है।
पहला कथन, इसके माध्यम से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र के मौसम में होने वाले बदलाव के विषय में पता लगाया जा सकता है। कथन दूसरा, भारत विश्व में सर्वाधिक डॉपलर रडार का प्रयोग करने वाला देश है। तो अब आपके पास फिर वही विकल्प हैं ए बी सी डी के रूप में, डिसाइड कर लीजिए कितने विकल्प सही हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से 400 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाले मौसम के बदलाव, अर्थात हवा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसमें आर्द्रता कितनी है, वर्षा कहां पर कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, इन सभी चीजों को कैलकुलेट ये कर लेता है 400 किलोमीटर के अंदर में। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन भारत विश्व में सर्वाधिक डॉपलर रडार प्रयोग करने वाला देश है, गलत है। दरअसल हमारे यहाँ डॉपलर रडार की कमी है, इसी की वजह से हम मौसम की जो भविष्यवाणी है, जो फॉरकास्टिंग है, वो सही से बहुत सटीक तरीके से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह के पर्यावरणीय और जो है कि हमारे यहाँ जलवायु संबंधी आपदाएं आ रही। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, केवल कथन एक सही है, आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, सी के रूप में। अगला जो प्रश्न है वह है अल्ट्रावायलेट सी अर्थात यूवी सी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, यह किरणें जिंदा कोशिकाओं के डीएनए और आरएनए को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। दूसरा कथन, इसके माध्यम से बैक्टीरिया वायरस को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा कथन, इसका पहली बार प्रयोग मॉनसून सत्र में किया जाएगा। अब आपके पास विकल्प हैं सत्य कथन का कि आपके पास सभी कथन सत्य हैं, बी कहता है केवल एक और दो सत्य हैं, सी कहता है 2 और 3 और डी कहता है केवल 3। तो अब ध्यान दीजिए, यूवीसी जो कि इस समय काफी चर्चा में बना हुआ था, उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा। तो सही बात है, ये जो अल्ट्रावायलेट सी जो किरणें होती हैं, यह जिंदा कोशिकाओं के डीएनए और आरएनए को नष्ट कर सकती हैं, और जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको भी समाप्त किया जा सकता है। और इसका प्रयोग पहले से एयरपोर्ट, अस्पताल और बड़ी जगहों पर पहले से होता रहा है। इस कारण जो कथन तीसरा है कि इसका पहली बार प्रयोग मॉनसून सत्र में किया जाएगा, यह गलत हो गया और 2 कथन सही हैं, इसलिए आंसर होगा बी 1 और 2। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से किसके अध्ययन को फ्लेमिंगोलॉजी कहा जाता है, जो कि यह आपका लास्ट प्रश्न है। अब सही आंसर बिल्कुल दीजिएगा, फ्लेमिंगोलॉजी किसको कहा जाता है। ये जो प्रश्न है इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं बता चुका हूं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, और मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई दिलवाऊंगा, अर्थात मैं प्रयास करूंगा कि जितने लोग सही आंसर दें उनको हम लोग रिप्लाई दें। तो इस तरह से आपको बताना है फ्लेमिंगोलॉजी किसको कहा जाता है। इसको आपको ए बी सी डी के रूप में 4 विकल्प हैं, इसको आप बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।